हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी अच्छी से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एंड इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी क्वांट की स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी। सो एक्चुअली मेरे जो तबीयत थी वो ख़राब चल रही थी, मेरे को कोल्ड हो रहा था, आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा। बट अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास यूट्यूब के से एक कमेंट आया कि एक सेठी नाम के कोई पर्सन होंगे, उन्होंने बोला आप प्लीज़ जल्दी से क्वांट की स्ट्रैटेजी वीडियो शेयर करो, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। तो उस मैसेज को देख के मुझे मोटिवेशन मिला कि चलो बनाते हैं क्वांट की स्ट्रैटेजी वीडियो, बहुत टाइम से पेंडिंग चल रही है ये। तो शेयर करती हूँ मैं आपके साथ। तो देखो, क्वांट का जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत काफ़ी बच्चों को उसमें दिक्कत रहती है। तो आपको क्या करना है ना, आपको हमेशा दूसरे बच्चों से 2 कदम आगे चलना है। अब वो 2 कदम आगे कैसे चलना है, आपको लोगों की वीकनेस जाननी पड़ेगी कि लोग कहाँ कहाँ पे उनका वीक पॉइंट है, और आपको अपना वही स्ट्रॉन्ग बनाना है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। तो बेसिक क्या है, सबसे पहले तो आपको वही टेबल, स्क्वायर और क्यूब याद करने पड़ेंगे। अब इसमें आप औरों से 2 कदम आगे किस तरीके से रहोगे। टेबल तो आपको देखो 25 तक एकदम रटे होने चाहिए, 30 तक अगर आप कर सको तो वो आपकी मर्जी है। मैंने सिर्फ 25 तक ही करे थे क्योंकि उतनी ही ज़रूरत पड़ती थी। स्क्वायर जब आता है तो बाकी लोग सिर्फ 30 तक स्क्वायर याद करते हैं, लेकिन आपको स्क्वायर 60 तक याद करने हैं। क्यों? क्योंकि मैंने करे थे। और 60 तक स्क्वायर हमें हमेशा क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं और बहुत बहुत ईजी होते हैं। अगर आप एक बार उन पर नज़र मारोगे ना, मैं आपको एक बार एक शॉर्ट में भी दिखाऊंगी कि 60 तक स्क्वायर याद करना कितना आसान होता है। तो अभी इसके बाद ही मैं डाल दूँगी उसको, तब आप देखना कि आप हमें 60 तक स्क्वायर याद आराम से कर सकते हो। तो आप वो करना, ठीक है। फिर आती है क्यूब। क्यूब आपको कहाँ तक करना है। वैसे तो 20 तक सफिशेंट है, लेकिन 25 तक अगर आप कर सको तो बहुत अच्छी बात है। वैसे 20 तक सफिशेंट होते हैं, उतने तक ही आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 21 और 22 का ज़्यादा देखने को मिलता है, तो उसको एक बार बस नज़र मार लेना, आप कर लोगे उसको। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज याद करना है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज का मतलब आप समझते होगे ना, जैसे 1/2 लिखा है तो उसका मतलब 50%, 2/5 लिखा है उसका मतलब 40%। इस तरीके से आप याद करना। सारे आप यूट्यूब पे देख सकते हो, यूट्यूब पे काफ़ी सारे टीचर्स इससे रिलेटेड वीडियो डालते हैं, और मैं भी अपने नोट्स को शेयर कर दूँगी, इसके बाद ही शॉर्ट्स के थ्रू शेयर करूँगी मैं उनको, ठीक है। तो आप एक बार उसको देख सकते हो। और डिग्री टू परसेंटेज को भी आपको याद करना है, बहुत आसान होता है। और डिग्री टू परसेंटेज हमें सिंप्लीफिकेशन में नहीं देखने को मिलता, हमें जब डिग्री वाले जो हम DI सॉल्व करते हैं ना, उसमें बहुत काम आता है। तो आप अगर एक बार याद कर लोगे तो सेकंड्स के अंदर आप उस क्वेश्चन को कर सकते हो, डिग्री टू परसेंटेज वाले DI को, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं एक्चुअल एग्ज़ाम में हमारे पास क्या देखने को मिलता है। आपको एक तो अप्रॉक्सीमेशन पढ़ना है, अप्रॉक्सीमेशन PO एग्ज़ाम्स में आते हैं। और जो होता है सिंप्लीफिकेशन क्लर्क लेवल एग्ज़ाम में आता है। ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, आप इनके साथ कंफ्यूज्ड हो सकते हो। जो सिंप्लीफिकेशन होता है उसमें जो भी डिजिट्स लिखी होंगी हमें उन्हीं पर ही फंक्शन अप्लाई करना होता है। और जब अप्रॉक्सीमेशन लिखा होता है तो जैसे कि 49.9 लिखा है तो उसका मतलब 50 लिखा है वहाँ पे। 29.5 अगर लिखा है तो उसका मतलब 29.5 ही होगा। अगर 29.2 लिखा है तो उसका मतलब 29 होता है। अगर 29.8 या 7 या 6 कुछ होगा तो उसका मतलब होगा 30, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वीडियो से सब समझ में आएगी। आप इसके ऊपर एक बार वीडियो देखना, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होता है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को लगता है कि सिंप्लीफिकेशन आसान है और अप्रॉक्सीमेशन मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता था कि अप्रॉक्सीमेशन बहुत आसान होता है और सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में हमारा जो आंसर निकल के आता है ना वो भी अप्रॉक्स में आता है। तो अगर हमारा आंसर सही नहीं भी आ रहा, एग्जैक्ट नंबर नहीं भी आ रहा, तो हम उसके आसपास का मार्क कर सकते हैं। लेकिन जब सिंप्लीफिकेशन करते हैं ना तो सिंप्लीफिकेशन में हमारा आंसर एकदम एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता था कि अप्रॉक्सीमेशन मुझे ज़्यादा इजी लगता था करने में। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपकी ज़्यादा जिसमें प्रैक्टिस होगी आपको वो आसान लगेगा। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको क्या करना है, शुरुआत तो वीडियो से ही करनी पड़ेगी। पहले आप वीडियो देखोगे, आप समझोगे कि किस तरीके से जो टीचर है वो सिंप्लीफिकेशन कैसे सॉल्व कर रहा है। और सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं अगर कोई टीचर सजेस्ट करूँ तो मैं शांतनु सर को एक सजेस्ट करूँगी अड्डा 247 से, क्योंकि मैंने उन्हीं से पढ़ा था और मुझे उनका जो मेथड है सिंप्लीफिकेशन कराने का वो थोड़ा सा बाकियों से अलग इसलिए लगा क्योंकि वो जल्दी जल्दी सॉल्व करवाते हैं।
क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर कोई प्लस की सिंप्लीफिकेशन होगी जिसमें सिर्फ प्लस करना है, तो काफ़ी सारे टीचर होते हैं वो अप्रॉक्स ले लेके चलते हैं। लेकिन आप शांतनु सर की वीडियो देखोगे तो वो आपको बहुत जल्दी वे में जो हम कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन में, वो आपको वो वाला तरीका बताएंगे कि जो लास्ट डिजिट पहले ऐड करो, फिर उसके सेकंड लास्ट डिजिट ऐड करो, और फिर हमें पूरा क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व करना पड़ता, हमें आंसर पता चल जाता है। तो ऐसी कुछ ट्रिक्स जो होती थी वो मुझे शांतनु सर की अच्छी लगती थी। बाकी मैं टीचर पे कोई ब्लेम नहीं कर रही, टीचर मुझे सारे ही सही लगते हैं अपनी तरफ से, बट हमारा तरीका होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ कौन से टीचर से समझनी है, तो आप वो अपने हिसाब से देख सकते हो। तो और एक और बात, जब आप सिंप्लीफिकेशन करते हो तो आपको हमेशा बोर्ड मास्क रूल का हमेशा याद रखना है। अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखोगे और सिंप्लीफिकेशन 10 डायरेक्ट करते जाओगे तो कई बार आपका आंसर गलत निकल जाता है और उसमें आप टाइम भी वेस्ट कर देते हो। तो बोर्ड मास्क रूल का आपको हमेशा ध्यान रखना है। फिर सिंप्लीफिकेशन की जब आपने वीडियो देख ली, आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है कि आपको अड्डा 24/7 पे भी मिल जाएगा और प्रैक्टिस मॉक पर भी मिल जाएगा एक अच्छे से, जो स्पेशली सिंप्लीफिकेशन के लिए जो 15 मिनट्स मॉक्स होते हैं ना, आप उनको दो। अडट पे तो मतलब लिखा आ जाता है वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का 15 मिनट मॉक्स, आप देखोगे वो फ्री वाले होते हैं मॉक्स, तो आप उनको दे सकते हो। और इसी तरीके से जो प्रैक्टिस मॉक पे जब आप फ्री क्विजेस के बीच में जाओगे तो वहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन के लिए अलग से 15 मिनट्स के मॉक्स होते हैं, तो वहाँ पर आप दे सकते हो। और डेली बेसिस पे आप 1 से 2 शॉर्ट मॉक्स मिनी मॉक्स दोगे ना, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होती जाएगी सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए। और इसी तरीके से आप अप्रॉक्सीमेशन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर बात आती है दूसरे नंबर पे नंबर सीरीज़ की। नंबर सीरीज़ में आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, तो नंबर सीरीज़ आपको पता होगा 2 तरीके की होती हैं, एक तो रॉन्ग नंबर सीरीज़ और एक मिसिंग नंबर सीरीज़। तो दोनों को ही करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, तो आप इसको एक बार वीडियो से देखो। ये भी मैंने शांतनु सर के मेथड से ही करी थी, क्योंकि उनका मुझे लगता था कि थोड़ा सा अलग तरीके से बताते हैं। मैंने ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट शांतनु सर पे स्विच कर गई थी, मैंने और टीचर्स के भी देखे हैं, तो उनके एनालाइज करने के बाद मैंने एक टीचर को चूज़ किया था। तो क्योंकि मैं एक जो हूँ MBA स्टूडेंट हूँ, तो मैं किसी भी चीज़ पे इतनी आसानी से विश्वास नहीं करती। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मैंने खुद से एनालाइज़ करने के बाद मैं बता रही हूँ। जब मैं शुरुआत में मॉक्स देती थी और मेरे मार्क्स नहीं आते थे, तो मैं खुद से एनालाइज़ करती थी कि मैं इतना पढ़ने के बावजूद मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, मैं कहाँ पर लैग कर रही हूँ। तो मैं हर चीज़ को एनालाइज़ करने के बाद ही मैं एक राइट डिसीजन लेने की कोशिश करती थी, और अब बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करती थी। क्योंकि अगर हम जो बाकी सब कर रहे हैं वही करेंगे तो फिर हम भी उन्हीं के पीछे ही लग जाएंगे, हम अपना कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से मेरी कोशिश रहती थी कि मैं बाकियों से थोड़ा सा अलग करूँ। मेरी स्ट्रैटेजी आप देखोगे, इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, रीजनिंग की स्ट्रैटेजी और जो करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी है, सबसे थोड़ी सी अलग ही दिखेगी, क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी खुद डेवलप करी है और पहले अच्छे से एनालाइज करके कि कहाँ पर गलतियाँ मेरे से होती थी, उसके बाद मैंने वो स्ट्रैटेजी खुद से डेवलप करी है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है ना कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर सीरीज़ का ना कुछ पैटर्न्स होते हैं कि जैसे कि एग्ज़ाम में ना आपको कभी भी बहुत मुश्किल नंबर सीरीज़ इतनी नहीं देखने को मिलती है। बहुत रेयर चांस होता है कि नंबर सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल दे दे, और ज़्यादातर आसानी मिलती है। मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ, नंबर सीरीज़ हमेशा क्वेश्चन में आसानी ही मिलती है। और कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं उनके, जैसे कि अगर नंबर सीरीज़ के बीच में गैप बहुत कम है तो उसमें ऑब्वियसली माइनस हो रहा होगा। गैप थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है तो या तो प्लस हो रहा होगा कुछ, या फिर मल्टीप्लाई हो रहा होगा कुछ, है ना। गैप एकदम से बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा होगा। तो कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं नंबर सीरीज़ के, जब आप शुरुआती दौर में इनको टीचर के थ्रू समझोगे ना, तो आप कोशिश करना कि उसका ना अलग से नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि जो हमें टीचर्स समझाते हैं उसी तरीके के, उसी पैटर्न के क्वेश्चंस हमें एक्चुअल एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हो तो आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए, तो आप अपने नोटबुक में उन क्वेश्चंस को लिखते रहना, उन पैटर्न को लिखते रहना, ताकि आप डेली बेसिस पे उनको रिवाइज कर सको। और उनको जब भी आपके सामने कोई नंबर सीरीज़ आती है तो सबसे पहले जो टीचर्स ने बताया है आपको कि अगर
जैसे मैंने अभी बताया कि गैप कम हो, गैप ज़्यादा हो, तो इस तरीके को आपको ध्यान में रख के आपको स्टेप वाइज उसको नंबर सीरीज़ को सॉल्व करना है। ठीक है, आप जब एक बार एक टीचर का देखोगे तब आपको समझ में आएगा, वो ये सारी चीज़ें बता देंगे। और अगर आपको स्टिल कोई नंबर सीरीज़ में दिक्कत होती है ना, तो तब आप मेरे को बता सकते हो, मैं किस तरीके से सॉल्व करती थी, मैं आपको वो बता दूँगी। ओके, फिर आती है डेटा इंटरप्रिटेशन की बात। डेटा इंटरप्रिटेशन आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप एक बिगिनर हो और आप डेटा इंटरप्रिटेशन सॉल्व करना चाहते हो, तो आपको कभी भी ना बहुत हाई लेवल वाला डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं उठाना है। शुरुआत आपको करनी है, आपको जो IBPS क्लर्क का जो प्रीवियस ईयर का पेपर होता है ना, क्वांट वाला, आप उसको उठाओ और उसमें जोन जोन सी DI दे रखी है ना, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। या आप डायरेक्टली पेपर भी मत उठाओ, आप डायरेक्ट यूट्यूब पे लिखो डेटा इंटरप्रिटेशन फॉर IBPS क्लर्क प्री। तो वो जो टीचर्स करवाएंगे ना, तो वो एकदम सटीक, एकदम IBPS क्लर्क लेवल वाले एग्ज़ाम के आपको क्वेश्चंस करवाएंगे। तो पहले तो आप यूट्यूब से देख सकते हो, उसके बाद आप अपना प्रीवियस ईयर का पेपर उठा सकते हो और तब उसमें IBPS क्लर्क प्री लेवल के सॉल्व करोगे। जब आपके IBPS क्लर्क प्री लेवल के सॉल्व हो जाए, फिर आप स्विच हो जाना SBI क्लर्क प्री लेवल पे, और फिर जब आपका वो भी हो जाए, फिर आप स्विच हो जाना IBPS PO प्री पे, फिर SBI PO प्री पे। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको उठाना है IBPS क्लर्क मेंस का, फिर SBI क्लर्क मेंस का, और इन चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। क्योंकि जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है ना, अभी जितने भी एग्ज़ाम को मैंने बोला, इन सारे एग्ज़ाम्स में बहुत ईजी लेवल के आते हैं। जो हमको सुनने को मिलता है डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले जो होते हैं ना, वो IBPS PO मेंस में और SBI PO मेंस में ही ऐसे डेटा इंटरप्रिटेशंस आते हैं जो हमसे सॉल्व ज़्यादातर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपने जितने मैंने एग्ज़ाम का नाम लिया है, आप सिर्फ उनको करो। और IBPS PO मेंस और SBI PO मेंस के डेटा इंटरप्रिटेशन अभी शुरुआती दौर में आप बिल्कुल भी मत उठाना, आपको रोना आ जाएगा। वो इस तरीके के डेटा इंटरप्रिटेशन होते हैं। तो आप शुरुआत में जितने एग्ज़ाम का मैंने बोला है, आप पहले उतनों को करो। ठीक है, और डेटा इंटरप्रिटेशन की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अगेन आपको स्विच कर जाना है, या तो प्रैक्टिस मॉक पे आप जाके फ्री क्विजेज़ लगा सकते हो, स्पेशली DI के से रिलेटेड, और अड्डा 247 पे भी आपको मिल जाएगा स्पेशली DI से रिलेटेड 15 मिनट्स वाले मॉक। और भी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मैं ये नहीं कह रही आप सिर्फ इन्हीं प्लेटफॉर्म के देखो, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो। मैं ज़्यादातर इन्हीं प्लेटफॉर्म पे लगाती थी, तो इसलिए मैंने ये नाम लिया है। बाकी मैं और प्लेटफॉर्म को मना नहीं कर रही। ऑलिव बोर्ड पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और टेक्स्ट बुक पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे ये 15 मिनट्स के मॉक्स। अगर आपके प्रैक्टिस मॉक और अड्डा 247 के ख़त्म हो जाए, तो आप इन पे भी स्विच कर सकते हो। जो फ्री क्विजेस होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ से आप DI की प्रैक्टिस कर लोगे, और ये सारी चीज़ें ना आपको डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन कर दोगे फिर 1-2 दिन का गैप ले लोगे। आप जो टेबल, स्क्वायर और क्यूब है ना, उसको आप ऐसे कर सकते हो कि एक दिन आपने टेबल कर लिया, अगले दिन आप स्क्वायर करोगे, तो जब आप स्क्वायर करोगे तब आप टेबल को भी अच्छे से रिवाइज करोगे। तीसरे दिन आप क्यूब करोगे, फिर जब आप क्यूब करोगे तो आप टेबल और स्क्वायर को भी अच्छे से रिवाइज करोगे। फिर आप जब फ्रैक्शन टू परसेंटेज करने बैठोगे, तब आप टेबल, स्क्वायर और क्यूब तीनों को अच्छे से रिवाइज करोगे। तो अच्छे से मतलब 2-2 दिन करके आप इनको टाइम दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही दिन में सब कुछ करना है। सारी चीज़ों को टाइम आप अच्छे से अगर दोगे ना, सफिशिएंट टाइम अगर आप हर एक टॉपिक पर दोगे, तो आपका आराम से हो जाएगा। और अपने माइंड पर बिल्कुल भी बर्डन मत डालो कि एक ही दिन में मुझे सब कुछ करना है। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, ये टाइम एकदम एग्जैक्ट सही टाइम है कि आपको अपने जो वीक कॉन्सेप्ट है आप उनको अच्छा कर सकते हो। अर्थमेटिक के टॉपिक आप किस तरीके से करोगे, तो अर्थमेटिक को जब भी आप हमेशा करते हो ना, आप अर्थमेटिक को चैप्टर वाइज ही करना। मैं आपको अपने अर्थमेटिक के नोट्स एक बार शो करती हूँ कि मैंने कौन कौन सा चैप्टर सबसे पहले किया था। ठीक है, तो मतलब इसमें अभी नहीं दिखा सकती, बट मैं ये बता रही हूँ कि मैंने किस चैप्टर वाइज मैंने किस तरीके से करा था। तो सबसे पहले मैंने किया था मिक्सचर एंड एलिगेशन। अर्थमेटिक के लिए भी मैंने शांतनु सर को ही फॉलो किया था, लेकिन और भी काफ़ी सारे टीचर्स हैं। मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ शांतनु सर पे ही स्टिक थी। जब मैं एक अभी क्वांट की जब मैं ये बता दूंगी अर्थमेटिक का, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एक मिनट पहले मैं इसे बता दूँ।
तो सबसे पहले मैंने किया था मिक्सचर एंड एलिगेशन। पहले मैंने इसके जो प्री लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं ना उनको किया था। तो इसमें मैंने कम से कम 20 क्वेश्चन मैंने प्री लेवल वाले क्वेश्चन करे थे और उनके नोट्स बनाए थे, ताकि मैं इसको बार बार रिवाइज़ करती रहूँ। फिर उसके बाद जो मिक्सचर एंड एलिगेशन के जो मीन्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसके मैंने शुरुआत में ज़्यादा नहीं किए थे। शुरुआत में मैंने 5 से 7 क्वेश्चन ही मीन्स वाले क्वेश्चन जो जिन पैटर्न्स पे ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, शुरुआत में मैंने सिर्फ उन्हीं को करा था अब, और उनके नोट्स बनाए थे। जब मैं कह रही हूँ मैंने क्वांट के नोट्स बनाए थे, इसका मतलब मैंने प्रॉपर क्वेश्चन लिखा है और उसका आंसर लिखा है प्रॉपर तरीके से। इसको भी मैं ना अभी थोड़ी देर बाद शॉर्ट्स में दिखा दूँगी कि किस तरीके से मैंने अपने क्वांट के नोट्स बनाए थे। तो आपको एक बार ना आइडिया मिल जाएगा कि क्वांट के नोट्स आपको तैयार कैसे करने हैं। और फिर इनको बनाने के एक बार मैंने जब नोट्स बना रहे थे तो इन्हीं नोट्स को मैं बार बार रिवाइज़ करती थी। जब भी कोई एग्ज़ाम आता था मैं बार बार क्वांट के नोट्स नहीं बनाती थी, ठीक है। उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन के बाद मैंने करा था रेशियो का टॉपिक। वैसे ये पहले करना चाहिए था बट मैंने बाद में किया था। उसके बाद परसेंटेज का टॉपिक मैंने किया, और परसेंटेज के बाद मैंने किया प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद मैंने किया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। उसके बाद मैंने किया था टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर मैंने जितने भी तरीके के क्वेश्चन हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और जितने क्वेश्चन मुझे टीचर्स ने बताए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने प्रॉपर क्वेश्चन प्लस उनके आंसर लिखे हुए हैं। फिर मैंने किया था पाइप एंड सिस्टर्न का कॉन्सेप्ट। उसके बाद फिर मैंने किया एजेस, और फिर मैंने किया स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक। एक बार ना मैं एग्ज़ाम लिखने जा रही थी तो ये नोटबुक मैं साथ में लेके गई थी, और उस दिन ना बारिश हो गई थी, तो फिर ये मेरी नोटबुक पूरी भीग गई थी, तो इसलिए ना उसके पेजेस काफ़ी सारे चिपक से रहे हैं। तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बाद मैंने किया ट्रेन का टॉपिक। उसके बाद मैंने किया बोट एंड स्ट्रीम। फिर मैंने किया प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में सारे तरीके के क्वेश्चन मैंने किए थे, जो डाइस वाले क्वेश्चन होते हैं और जो कलर वाले क्वेश्चन होते हैं और बॉल वाले क्वेश्चन जो होते हैं कि एक बॉल निकाल दी बैग में से, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनको करा था। और कार्ड वाले क्वेश्चन भी करे थे। कार्ड के क्वेश्चन वैसे ज़्यादातर ना एग्ज़ाम में मुझे देखने को अभी तक मिले नहीं हैं, बट ये मैंने कॉन्सेप्ट करा था। और डाइस वाले कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एग्ज़ाम में, एक्चुअल एग्ज़ाम में, तो आप डाइस वाले बिल्कुल भी छोड़ना मत। और प्रोबेबिलिटी के बाद मैंने किया था मेंसुरेशन। मेंसुरेशन काफ़ी ज़्यादा इजी है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं। आप एक बार पढ़ोगे तब तो आपको समझ में आएगा कि मेंसुरेशन तो इतना स्कोरिंग सब टॉपिक है ना कि आप अगले मेंसुरेशन अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि मेंसुरेशन इतना स्कोरिंग टॉपिक है कि आपको सिर्फ कुछ फॉर्मूलेज ही याद करने हैं और बस इसके बेसिस पे आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो भी नॉर्मल सा ही आता है, इतना मुश्किल नहीं आता एग्ज़ाम में, तो आपको पता होना चाहिए ये सारे। बस फिर मैंने इतना ही करा था। उसके बाद तो फिर मैं जब भी कोई मॉक में कोई क्वेश्चन मुझे अच्छा मिलता था तो मैं उसको लिख लेती थी, या फिर कोई वीडियो देखती थी तो उसमें कोई टीचर अलग सा क्वेश्चन करवाते थे तो मैं उसको लिख लेती थी अपने नोट्स में। तो नोट्स तो मेरे ख़त्म हो गए। तो यही है। अरे बाबा, तो इस तरीके से आपको अर्थमेटिक का आप कर सकते हो, जिस चैप्टर वाइज मैंने बताया आपको अगर उस तरीके से करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आपको क्वांट सब्जेक्ट में प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। तो ज़्यादातर हमारी शिकायत ये होती है कि हम वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन जब हम खुद से क्वेश्चन करने बैठते हैं ना तो हमसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आती थी। तो उसका सॉल्यूशन मैंने ये निकाला था कि पहले मैंने कोई भी, जैसे मैंने टॉपिक उठाया मिक्सचर का, तो मैंने उस टॉपिक को एक बार एक वीडियो से देख लिया। मान लो मैंने शांतनु सर की जो वीडियो है उसको एक बार देख लिया, फिर मैंने उसको उन्हीं क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट करा, क्वेश्चन को खुद से, मतलब वीडियो बंद करने के बाद उन्हीं क्वेश्चन को एक बार मैंने दोबारा से करा। तो एक बार जब मैंने वीडियो देख ली तो वो क्वेश्चन तो मेरे से सॉल्व हो ही जाएंगे ना। उसके बाद मैं क्या करती थी, मैं एक दूसरे टीचर की वीडियो देखती थी। जैसे आशीष सर की आप वीडियो देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं अर्थमेटिक के लिए। आप उनकी वीडियो उठा सकते हो और वो मिक्सचर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना, आप उनको
कर सकते हो। एक बार आप वीडियो देख के करो, फिर एक बार वीडियो बंद करके उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो। और जब आपके पास काफ़ी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब 10 क्वेश्चन तो कम से कम एक सर कराते ही हैं, तो आपके पास एक ही चैप्टर में 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 20 क्वेश्चन जब आपने टीचर्स के थ्रू कर लिया, फिर आप अपनी कोई नोटबुक उठा सकते हो या फिर ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हो मिक्सचर रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, या प्रीवियस ईयर पेपर में से क्वेश्चंस निकाल सकते हो, स्पेशली मिक्सचर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, और फिर आप उनको सॉल्व करो। अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं तो अच्छी बात है, वैसे हो जाने चाहिए 2 टीचर की वीडियो देखने के बाद। लेकिन अगर स्टिल आपको यही दिक्कत आती है ना कि आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप किसी और टीचर की वीडियो उठा लो। टीचर्स की कमी तो नहीं है ना हमारे पास, यूट्यूब पे यही फ़ायदा है कि आपको काफ़ी सारे टीचर्स का एक्सेस है यूट्यूब पे, तो आप किसी और टीचर का मिक्सचर रिलेटेड वीडियो उठा सकते हो। तो वो जो क्वेश्चन करवाते हैं आप उन क्वेश्चन को ले सकते हो। तो अलग अलग टीचर की वीडियो देखने का मकसद हमारा ये नहीं है कि हम अलग अलग तरीके के मेथड देखें। अलग अलग टीचर की वीडियो देखने से मकसद हमारा ये है कि हम क्वेश्चन हमारे पास आ सकें एक ही चैप्टर से रिलेटेड। और जो टीचर्स क्वेश्चन करवाते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन करवाते हैं जो ज़्यादातर हमारे को एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो ये मैं स्ट्रैटेजी अपनाती थी क्वांट में, स्पेशली अर्थमेटिक के लिए। तो आप कर सकते हो, अगर आप करोगे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा ही मिलेगा। और तो बस आप एक बार इस स्ट्रैटेजी को अपनाओ, और अगर आपको स्टिल कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बताओ। अर्थमेटिक करने के बाद अगर आप Q1 Q2 और डेटा सफिशिएंसी करोगे तो आपको इजी ही लगेगा, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उन्हीं के कॉन्सेप्ट उसमें लगते हैं। और जब आप Q1 Q2 और डेटा सफिशिएंसी उठाते हो तो उसको भी आपको इस तरीके से उठाना है कि पहले आप IBPS क्लर्क प्री का उठा सकते हो, सॉरी IBPS क्लर्क मेंस का उठा सकते हो पेपर, आपको मेंस में दिखेगी ये दोनों टॉपिक। फिर SBI क्लर्क मेंस का उठा सकते हो, और फिर IBPS PO मेंस और SBI PO मेंस। तो अभी तो मैंने इस वीडियो में अभी ये नहीं बताया है कि आपको DI मेंस रिलेटेड DI आपको किस तरीके से करना है, क्योंकि अभी मेंस में बहुत टाइम है हमारे पास, तो उसकी वीडियो मैं बाद में बताऊंगी। पहले आप इतना करो जितना मैंने बताया है, और आप इसको अगर करते रहोगे डेली बेसिस पे तो आपका डेफिनेटली जो है क्वांट सब्जेक्ट एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनकर आएगा। और मैं आपको बताऊँ ना, कभी ऐसा मत सोचो कि आपका क्वांट सब्जेक्ट वीक है, क्योंकि मैं ऐसा सोचती थी कि सारे ही सब्जेक्ट में जो क्वांट सब्जेक्ट है ना वो मेरा वीक है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी सब्जेक्ट के वीक नहीं होते। कम से कम आप बेसिक कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ ही सकते हो ना। वीक आपका वो पॉइंट होता है जब उस टॉपिक से रिलेटेड कोई हार्ड क्वेश्चन आपको मिल जाता है, तो वो आपसे सॉल्व नहीं होता है। लेकिन मैं कहूँगी कि आपको हर सब्जेक्ट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, नंबर सीरीज से रिलेटेड, DI से रिलेटेड, अर्थमेटिक से रिलेटेड, जितने भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, आप उनको अच्छे से करो। क्योंकि ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व करी है, जब मैं एग्ज़ाम लिखने बैठती हूँ, कई बार जो एग्ज़ाम पेपर होता है ना वो बैलेंस बनता है। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि आपका क्वांट वीक है तो आपके क्वांट में कम नंबर आएंगे। कई बार हमें ऐसा देखने को भी मिलता है कि जो पेपर जो है वो बैलेंस बनता है, तो मतलब कि क्वांट जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन बहुत ईजी लेवल के आपको मिल सकते हैं, और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के मिल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका क्वांट वीक है तो आपके कम नंबर आएंगे। आपने अगर इसके बेसिक क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करी है तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे। तो वैसे तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी बन गई है, बट मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करती हूँ कि जब मैं IBPS क्लर्क मेंस का पेपर लिखने गई थी ना, तो उस वक्त मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरा जो क्वांट सब्जेक्ट है वो बहुत वीक है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट। लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ तो उस वक्त क्या हुआ कि जो रीजनिंग वाला पेपर था ना, उसमें ना मेरे से क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं हो रहे थे। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें आते हुए भी हमसे अगर एक चीज़ गलत हो जाती है तो पूरा पेपर ख़राब सा हो जाता है। तो रीजनिंग में मुझे थोड़ा सा हार्ड लेवल लगा, IBPS क्लर्क मेंस की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जब मैं क्वांट पे स्विच करा मैंने, तो वो मुझे इतना आसान लगा कि मुझे लगा कि मेरा तो रीजनिंग पेपर इतना स्ट्रॉन्ग था और वो मेरा अच्छा नहीं हुआ, और क्वांट मेरा इतना वीक था और वो मेरा इतना अच्छा हो गया। तो आप ऐसा अपने मन से निकाल दो कि आपका कोई सब्जेक्ट वीक है। आपका वीक कुछ नहीं है, आपको हर एक सब्जेक्ट का कम से कम जो बेसिक है उसको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपके सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि जो क्लर्क मेंस होता है और PO प्री होता है, उनका लेवल
थोड़ा थोड़ा सेम ही होता है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि जिस तरीके से, जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया है, आप उस ऑर्डर में क्वेश्चंस को सॉल्व करो, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाओ और उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, आप क्वांट की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। और बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने स्ट्रैटेजी डाल रखी है, आप उनको भी देख सकते हो एक बार, तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब अगली वीडियो में मिलेंगे, और मैं इससे क्वांट से रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स अभी डालूँगी, तो आप उनको देख सकते हो। ठीक है, बाय बाय।